जी। अब बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। अब मेन हमारा टॉपिक रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ आएगा, ध्यान से समझिए। रेडियो एक्टिविटी में सबसे पहले हमें समझना है बैक्यूरियल रेस क्या होती है। बैक्यूरियल रेस बच्चों, बैक्यूरियल रेस जो है 3 टाइप की होती है, जिसमें एक सबसे पहली होती है पॉजिटिवली चार्ज्ड, एक होती है नेगेटिवली चार्ज्ड, और एक होती है अनचार्ज्ड। जो पॉजिटिवली चार्ज होती हैं वो होती हैं बच्चों अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा। और जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं वो होते हैं बीटा पार्टिकल्स। ध्यान रखिएगा वर्ड पार्टिकल्स, पार्टिकल्स। और जो अनचार्ज होते हैं वो होती हैं गामा रेडिएशंस। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अल्फा और बीटा तो पार्टिकल हैं लेकिन गामा रेडिएशन है। अब सवाल उठता है बैक्टीरियल रेज आती कहाँ से है। बच्चों, जब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कॉन्टिन्यूअसली डीके होता रहता है या डिसइंटीग्रेट होता रहता है, ठीक, डिसइंटीग्रेट या डीके स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक से। कभी हो भी सकता है, कभी रुक भी सकता है, फिर भी हो सकता है। मतलब जैसे मैंने लास्ट टर्म पर भी एग्जांपल लिया था, कोई भी रेडियो एक्टिव अगर सब्सटेंस है तो वो हो सकता है आज 2022 में एक्टिव हो, उससे पहले 2020 में डीएक्टिवेटेड हो। अचानक से स्पॉन्टेनियसली उसने तो 2022 में एक्टिव हुआ और रेज एमिट करनी स्टार्ट कर दी। तो जब भी एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट या डीके होता है, ठीक है, तो वो रेज एमिट करता है। वो रेज एमिट करता है और ये जो रेज एमिट होती है, इन्हीं रेज को अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं, या हम कहते हैं बैक्यूरियल रेज। जो भी कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो डिसइंटीग्रेट होता रहता है स्पॉन्टेनियस एमिशन से। क्या एमिशन, किसका एमिशन होता है बच्चों? 3 तरह की रेस का एमिशन होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, सॉरी अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस। बोलिए बच्चों, समझ आया कि नहीं कि बैक्टीरियल रेस क्या होती है? यस सर। यस सर। आगे देखिए इसके बाद। एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कब एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्टिव हो जाए और कब पैसिव हो जाए। मैंने लास्ट टाइम पर भी कहा था कि एक डॉर्मेंट वोल्केनोस की तरह होते हैं, कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं, कभी भी डीएक्टिवेट हो सकते हैं। तो जब कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एक्टिवेटेड रहता है तो वो लगातार डिसइंटीग्रेट होता रहता है, डीके होता रहता है बाय द कॉन्टिन्यूअस एमिशन ऑफ रेज, एंड दोस आर अल्फा, बीटा एंड गामा। टुगेदर दे आर नोन एज बैक्यूरियल रेज। अब सबसे पहले तो इसी को समझते हैं कि भाई ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता क्या है। ठीक है, जो रेज एमिट करता है सब्सटेंस उसे रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहते हैं, लेकिन सही से अगर डेफिनेशन कही जाए तो क्या होती है एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की डेफिनेशन? रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बच्चों वो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो खुद से डीके होता रहे, अभी जो बताया मैंने, या डिसइंटीग्रेट होता रहे। ठीक, ये डीके या डिसइंटीग्रेट कैसे होगा? बाय कॉन्टिन्यूअस एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो वो सब्सटेंस, अ सब्सटेंस which decay or disintegrate by continuously emitting rays या by continuous emission of rays। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये जो एमिशन होता है ये स्पॉन्टेनियस होता है, अचानक से, ऑन द स्पॉट वाली बात हो गई, अचानक से होने, विद इन क्विक सक्सेशन। तो वो सब्सटेंस
जो खुद से डीके या डिसइंटीग्रेट होता रहे। और कैसे डीके या डिसइंटीग्रेट होता रहे बच्चों? बाय कॉन्टिन्यूअस स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशंस। ठीक, इसमें एग्जाम्पल आपका आ सकता है यूरेनियम का, रेडियम का, पोलोनियम का, थोरियम का, एक्टीनियम का, बहुत सारे एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो आपको समझ आया कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या होता है? वो सब्सटेंस जो स्पॉन्टेनियसली क्या एमिट करता रहे? रेडिएशंस। रेडिएशन। और कौन कौन सी रेडिएशन होती है? अल्फा, अल्फा, बीटा, बीटा और गामा। बोलो बच्चों, सबको समझ आ गया? यस सर। ठीक, अब अपनी अब सबसे नेक्स्ट बात आती है कि कौन से जो सब्सटेंसेस होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। कौन से सब्सटेंसेस रेडियो एक्टिव होते हैं? हाँ बोलिए ध्रुव। सर रेडिएशंस वो हमेशा एमिट करता रहेगा? हाँ, अगर अगर कॉन्टिन्यूसली स्पॉन्टेनियसली स्टार्ट कर दिया है तो करता रहेगा। और हो सकता है बंद हो जाए तो बंद हो जाए, काफी समय के लिए बंद हो जाएगा। ओके सर। कर रहा है तो करता रहेगा। ठीक है, चलो ठीक। नेक्स्ट इसके बाद, अब फिर तो हम पहचाने कैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होते कौन से? तो हमने क्राइटेरिया सेट किया बच्चों कि ऑल एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर हायर देन 82, वो सभी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर हो 82 से, वो सब 82 होता है लास्ट में लेड का बच्चों। आफ्टर लेड जितने भी हो 82 के बाद से, वो सब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। कहते हैं द आइसोटोप्स नियरली ऑफ ऑल एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर हायर देन 82 आर रेडियो एक्टिव, आर रेडियो एक्टिव। ये सब रेडियो एक्टिव हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद से, लेड के बाद से जितने भी एटॉमिक एटम्स हैं उनमें जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, because in the nucleus the number of protons are much more than the number of protons. इन्हें हम कहते हैं, इन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स या सब्सटेंसेस, नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। ये नेचुरली जो है स्पॉन्टेनियस एमिशन करते हैं रेज का, लेकिन इन ये जो कॉन्टिन्यूस एमिशन करते हैं इनके दौरान जो हम आर्टिफिशियली एमिट कराते हैं वो चीज अलग होती है बच्चों। जैसे हम न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन में करते हैं, चेन रिएक्शन चलाते हैं, वो अलग होती है बच्चों और ये अलग है। ये तो एक सिंपल फिनोमिना है, जैसे हमने कहा देखा, ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे बॉइलिंग और इवेपोरेशन में अंतर होता है बच्चों। बॉइलिंग में एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करी जाती है, जबकि इवेपोरेशन में एक्सटर्नल हीट कुछ नहीं है। सन की रेज जो है, सन की जो हीट है, सराउंडिंग की हीट है, वही इवेपोरेशन कराती है। इवेपोरेशन एक नेचुरल फिनोमेना है। हाँ या ना बोलिए बच्चों। यस सर। उसी तरह से वो सभी एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, यानी वो स्पॉन्टेनियस एमिशन कर सकते हैं रेडिएशंस का। कब करेंगे, कैसे करेंगे, ये उन पे डिपेंड करता है, इसकी कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं। और जो हम फिजन और फ्यूजन कराते हैं, जब हम फिजन में एक हैवी न्यूक्लियाई को दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट कराते हैं बच्चों, वो अलग होता है, वो आर्टिफिशियल एक तरह से होता है। उसमें स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, वो टोटली अलग है। मतलब जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर फिजन की, तो न्यूक्लियर फिजन में एक हैवी, मान लीजिए यूरेनियम का आइटम ले लिया हमने, सब्सटेंस ले लिया 238 या 235 वाला, उसको स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराकर, इस पर स्लो न्यूट्रॉन की बॉम्बार्डमेंट कराते हैं, तब जाके इसको दो लाइटर न्यूक्लियाई में हम स्प्लिट कराते हैं। दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट। जब एक हैवी न्यूक्लियाई न्यूक्लियस
दो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट होता है तो इसे फिजन कहते हैं। इसके साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। इस ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी से हम वाटर बॉईल करते हैं बच्चों, और टरबाइन रोटेट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमने आर्टिफिशियली तरह से इसको कराया है, जब हम यहाँ पर स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करा रहे हैं इसमें। जबकि ये वाला जो फिनोमिना है बच्चों रेडिएशन एमिशन का, जो भी जितने भी लेड के बाद होते हैं एटॉमिक नंबर वाला, वो नेचुरल वाले, वो खुद से एमिशन करते हैं। और कब रुक जाए और कब एमिशन करना शुरू कर दें रेडिएशन का, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है। इसके बाद मैंने आपसे लास्ट टाइम पर भी बताया था, जब स्टार्टिंग मैंने चैप्टर की करी थी, तो मैंने आपसे कहा था कि जो रेडियो एक्टिविटी है, ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। अगर आपको याद हो मैंने कहा था, ये एक न्यूक्लियर फिनोमिना है। मैंने इसलिए कहा था न्यूक्लियर फिनोमिना, क्योंकि चाहे कोई भी फिजिकल चेंज करा लीजिए या कोई केमिकल चेंज करा लीजिए, ठीक है, केमिकल चेंज, वो रेट ऑफ डिके को चेंज नहीं करता। रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन का मतलब टूटना, रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन को या ना तो स्पीड अप कर सकता और ना ही स्लो डाउन कर सकता। So any physical or chemical change cannot change rate of decay or disintegration, no speeding up, no slowing down. That is why, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी केमिकल चेंज जैसे फ्रीजिंग का या चेंज इन टेम्परेचर का या कहने चाहिए प्रेशर का चेंज, एक्सेसिव हीटिंग का चेंज, कोई फर्क नहीं डालता है न्यूक्लियर फिनोमिने पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो एक्टिविटी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही नहीं, क्योंकि अगर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ता। किस पर? रेट ऑफ डिके पर या डिसइंटीग्रेशन पर। अगर हम एक्सेसिव हीटिंग करते या एक्सेसिव कूलिंग करते या फिर हम उसके मैग्नेटिक फील्ड में अंडर में लाते या इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते, तो कुछ ना कुछ फर्क जरूर होता। यानी चाहे आप यूरेनियम के एक सब्सटेंस को लीजिए, आग में डाल दीजिए, ठंडा कर दीजिए, प्रेशर बढ़ा दीजिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी ना तो उसके डिके पर ना डिसइंटीग्रेशन पे। डिके का मतलब गलना, उसके कम होने या टूटने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी उसके रेट ऑफ डिके या डिसइंटीग्रेशन में कोई चेंज नहीं आता। इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो बाहर इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे इनसाइड द न्यूक्लियस से रिलेटेड है, इनसाइड द न्यूक्लियस। इसलिए हम कहते हैं कि एक न्यूक्लियर फिनोमेना है। समझ आया बच्चों? बोलिए हाँ कि ना। यस सर। यस सर। सर ये कर रेट लीजिए। ऑफ कांस्टेंट ही रहता हाँ है। बोलिए। हाँ बेटा बोलिए। सर ये जो रेट ऑफ डिके कांस्टेंट ही रहेगा। हाँ कांस्टेंट रहता है रेट ऑफ डिके। चलिए मार्क कर सकते हैं आप, यहाँ से मार्क कर लीजिए बच्चों। आइसोटोन्स के बाद से यहाँ सबसे पहले रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया हुआ है, इसे मार्क कर लीजिए। The substances which disintegrate or decay by the spontaneous emission of radiations are called radioactive substances. Example uranium, radium, polonium, thorium and actinium. एक तो ये टिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ से the isotopes nearly all the elements atomic number higher than 32, that is after lead, in their periodic table are radioactive because in their nucleus the number of neutrons is much more than number of protons. ठीक है, ये हो गया। और इनको क्या कहते हैं हम? नेचुरल रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। प्लस इधर बैक्यूलर रेस को टिक कर लीजिए। 3 टाइप की होती हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, अनचार्ज, जिनका नाम अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशंस। इसके बाद आइसोटोन्स आपको मैंने मार्क करा दिया, एग्जांपल्स मार्क कर लीजिएगा आइसोटोन्स के, आइसोबार्स के वगैरह के। ये रेडियोएक्टिविटी न्यूक्लियर फिनोमेना क्यों है? एनी फिजिकल चेंज सच एज चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर और chemical change such as excessive heating, freezing, action of strong electric or magnetic field, treatment, oxidation से कोई फर्क नहीं पड़ता, does not change the nature of radiation emitted by the substance and in rate of decay। यानी चाहे तो आप प्रेशर बढ़ा दीजिए, टेम्परेचर बढ़ा दीजिए,
एक्सेसिव हीटिंग कर दीजिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की, उसकी फ्रीजिंग कर दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे ले आइए, मैग्नेटिक फील्ड में ले आइए, कोई ऑक्सीडेशन कर दीजिए, रिडक्शन कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उसके उस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पे, उसके रेट ऑफ डीके पे। डज नॉट चेंज द नेचर ऑफ रेडिएशन एमिटेड। जो रेज एमिट हो रही है ना तो उनका कोई चेंज होता, उनमें कोई चेंज होता, और ना ही रेट ऑफ डिके यानी उसके कम होने में या डिसइंटीग्रेशन में कोई फर्क पड़ता है। इसका सीधा सीधा साफ साफ मतलब ये है कि जो रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना है वो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है। इसका मतलब रेडियो एक्टिविटी कहाँ से रिलेटेड है? न्यूक्लियर फिनोमेना से। बोलिए बच्चों, समझ आया? देखिए, जब हम जैसे आइसोटोप्स की बात करते हैं ना, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की बात करी, जैसे हमने कार्बन वगैरह की बच्चों बात करी थी, तो आपको दो चीजें यहाँ समझनी होंगी। एक तो ये हो गए जैसे C614 वाले हो गए, रेडियो एक्टिव आइसोटोप हो गए, ठीक है। ऐसे वाले जो है वो यूरेनियम वालों की बराबरी नहीं कर सकते, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बहुत ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये वाले जो हैं ये बहुत यूजेबल हैं। ये कैसे यूजेबल हैं कि भाई इनका इस्तेमाल एनर्जी के लिए कर सकते हैं और चीजों के लिए कर सकते हैं, ठीक है। जो दूसरे वाले छोटे वाले होते हैं, जैसे C614 वाला जो एग्जांपल दिया था, वो खुद से रेज एमिट कर सकते हैं, लेकिन आप उनसे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी की उम्मीद नहीं कर सकते कि अगर आप उन्हें स्प्लिट करने लगे और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलवाने लगे तो उनका इस्तेमाल ऐसे नहीं किया जा सकता जैसे फिजन में हमने यूरेनियम का इस्तेमाल कर लिया। वो तो बस रात के रेज एमिट करने के या फिर कार्बन डेटिंग वगैरह के काम आ सकते हैं। बड़े यूज के काम किसी में ऐसे जैसे एनर्जी रिलीज करने के लिए या एनर्जी उनकी यूज करने के लिए उसमें काम नहीं आ सकते। चावल अब हम समझते हैं बच्चों कि रेडियो एक्टिविटी एक्चुअली में होती क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि एक रेडियो एक्टिव फिनोमेना है, लेकिन अगर डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो रेडियो एक्टिविटी क्या है? तो बच्चों, रेडियो एक्टिविटी सभी को पता चल गया होगा अब तक तो कि एक न्यूक्लियर फिनोमेनन है ना, न्यूक्लियर से जुड़ा हुआ है, यानी जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं प्रोटॉन से तब रेडियो एक्टिविटी होती है या वो सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस बन जाते हैं। जिसमें हमने बात करी जितने भी आफ्टर लेड यानी आफ्टर 82 जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 है वो सब के सब हमारे रेडियो एक्टिव हैं, ठीक है जी। अब इसका डेफिनेशन क्या कहती है रेडियो एक्टिविटी की? कि रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फिनोमेना है और इट इज द स्पॉन्टेनियस मतलब अचानक से एकदम से स्पॉन्टेनियस एमिशन एट दैट टाइम पर्टिकुलर टाइम पर जो रेज एमिट हो रही है उन उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। तो रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरल फिनोमेना, इट इज अ स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा और बीटा अल्फा और बीटा और एंड गामा रेडिएशंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ध्यान रखिएगा कहां से? न्यूक्लियस से ऑफ एटम्स। ठीक, ध्यान रखेंगे बच्चों। ड्यूरिंग देयर डीके, यानी रेडियो एक्टिविटी क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फिनोमेना है। और कैसा फिनोमेना? नेचुरल फिनोमेना किस तरह से है, आइए समझते हैं। कि रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल फिनोमेना इसलिए है, पहली बात तो कि ये किससे रिलेटेड है? एक न्यूक्लियर फिनोमेना है, ठीक है जी। अब इसमें होता क्या है रेडियो एक्टिविटी में, न्यूक्लियर फिनोमेना में? कि इसमें स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस का। पर कहाँ से होता है? न्यूक्लियस से। कब होता है? जब कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके होता है। याद रहेगा? कोई प्रॉब्लम बच्चों बताइए? नो सर। ठीक, अच्छा। एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि रेडियो एक्टिविटी एक रैंडम फिनोमेना है। रैंडम फिनोमेनन, कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कब एक एलिमेंट रेडियो एक्टिव होगा। अनप्रिडिक्टेबल है। अचानक से स्पॉन्टेनियसली एमिशन शुरू कर दे, स्पॉन्टेनियस एमिशन शुरू कर दिया, थोड़ी देर बाद रुक गया 10 साल बाद रुक गया। कभी भी हम कह नहीं सकते कब क्या किस तरह से एमिट करते। अब हम समझेंगे कि ये जो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन, अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल गामा रेडिएशन,
एमिट होती हैं, ये इनकी चार्जिंग कैसे पता चलती है, कौन सी अल्फा है, कौन सी बीटा है, कौन सी गामा है। इसके लिए हमने एक लेड बॉक्स लिया, लेड कंटेनर लिया इस तरह का। अभी बताएंगे कि लेड वाला ही कंटेनर क्यों लिया है। बच्चों लेड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है कोई भी रेडियो एक्टिव सब रेज जो एमिट होंगी उससे, वो उन्हें एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए हमने यहाँ पर लेड लिया है। ये हमारा एक लेड का बॉक्स है, या ये हमारा लेड का बॉक्स है, लेड बॉक्स। और इसके अंदर हमने एक नैरो ओपनिंग करी हुई है, ये ओपनिंग है हमारी, और यहाँ पर हमने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा।